हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है गेहूँ चल रहा था और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो गेहूँ के जो रोड हैं वो कौन कौन से रोड होते हैं और किस प्रकार से जो आपके एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए गेहूँ के रोड, और रोड में हम काफ़ी रोड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो रोड है वो कौन सा है भाई? गेहूँ का रौली रोड। हेडिंग डालें आप। सबसे पहला है गेहूँ का रौली रोड, रौली रोड, या इसे हम कह देते हैं हिंदी में टिट्टी रोड, या इसे हम इंग्लिश में कह देते हैं रस्ट डिजीज। ठीक है भाई, यहाँ तक यानी कि गेहूँ का रौली रोड, टिट्टी रोड और या रस्ट डिजीज जो है हम इसे कह देते हैं। ये जो है तीन प्रकार का जो है मेनली देखने को मिलता है, तीन प्रकार का रहता है। एक तो सबसे पहला कौन सा रहता है भाई? थोड़ा सा इंग्लिश चल जाएगी। एक रहता है तनारस्ट रहता है, और इस तनारस्ट का जो तनारस्ट है इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या रहता है? ब्लैक रस्ट। क्या रहता है भाई? ब्लैक रस्ट। दूसरी जो है, दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है रहता है येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट, है ना। दूसरा जो रहता है वो क्या है? स्ट्रिप रस्ट, और इसी का दूसरा नाम क्या है? येलो रस्ट, है ना। येलो रस्ट रहता है क्योंकि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कॉजल ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। और तीसरा रहता है आपका ब्राउन रस्ट, जिसे हम कहते हैं लीफ रस्ट। लीफ रस्ट का मतलब है पत्ती टिट बोलते हैं, ठीक है। ब्राउन मतलब भूरी टिट। तीन जो है रस्ट जो है तीन प्रकार की रहती हैं। नाम आपको याद रखने हैं। तना रस्ट जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक रस्ट होता है। स्ट्रिप रस्ट जिसका दूसरा नाम क्या है? येलो रस्ट होता है। ब्राउन रस्ट जिसका दूसरा नाम क्या होता है? लीफ रस्ट होता है। या हम ये कह सकते हैं कि लीफ रस्ट का जो है दूसरा नाम क्या है? ब्राउन रस्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है रोड जनक कौन होता है? देखो ये जो रस्ट है ये कवच के द्वारा होती है, कवच द्वारा। इसका जो रोड जनक है वो कौन है? कवच होता है। और कवच की यदि बात करें तो पटसीनिया टिटिसाई। जो तना जो रस्ट होता है इसका होता है पटसीनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई। पटसीनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई जो है इसका रहता है। बात करें स्ट्रिप रस्ट की, येलो रस्ट की बात करें तो इसका रहता है पटसीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। आपसे कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट इसका रहता है पटसीनिया रेटोंडेडा। तो साथ के साथ आप नोट डाउन करें। तना रस्ट या स्टेम रस्ट, इसे तना रस्ट या स्टेम रस्ट भी कह देते हैं, इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। तो पटसीनिया ग्रेमिनेस टिटिसाई के कारण होता है। स्ट्रिप रस्ट की बात करें तो पटसीनिया स्ट्राइफॉर्मिस के कारण होता है। बात करें ब्राउन रस्ट की तो पटसीनिया किसके कारण होता है डियर स्टूडेंट? पटसीनिया रेटोंडेडा के कारण जो है रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? देखो ये तो कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गए। सबसे भयंकर कौन सी रस्ट रहती है? तो सबसे जो भयंकर रहती है वो सबसे विनाशकारी या सबसे भयंकर ये रस्ट रहती है। सबसे भयंकर रस्ट जो है सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रस्ट है जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है तो वही सब भूरी रस्ट होती है। सबसे पहले जो गेहूँ पर जो सबसे पहले जो दिखाई देती है वो भी शुरुआती अवस्था में वो ब्राउन रस्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि गेहूँ की फसल में
शुरुआती गेहूं की फसल में शुरुआती अवस्था में दिखाई देती है यदि आपसे कोई पूछे कि कौन सी रस्ट है जो गेहूं पर सबसे पहले अटैक करती है, तो याद रखना ब्राउन रस्ट रहती है, या कौन सी फंजाई है जो सबसे पहले गेहूं की रस्ट की, तो वो है पत्सिनिया रेटोंडेडा जो सबसे ज़्यादा जो है अटैक करती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक। और ये स्ट्रिप जो रस्ट है ये कब अटैक करती है? ये करती है दाना बनते समय। स्ट्रिप रस्ट जिसका हमने जो है क्या कहा है भाई, येलो रस्ट का है, और ये दाना बनने से पहले ही फसल को प्रभावित करती है। इसमें हम लिख सकते हैं दाना बनने से पहले ही फसल को प्रभावित करती है। यानी कि दाना बनने से पहले जो है फसल को प्रभावित करती है वो कौन सी रस्ट होती है? स्ट्रिप रस्ट होती है। कौन सी रस्ट होती है? स्ट्रिप रस्ट होती है। और जो अंतिम समय में गेहूं के अंतिम समय में जो दिखाई देती है, अंतिम समय में यानी कि आसपास कटाई के आसपास जो है अंतिम समय में दिखाई देती है, तो वो रहती है तना रस्ट। यानी कि जब गेहूं वृद्धि करेगा तो सबसे पहले तो कौन सी आएगी? भूरी रस्ट या लीफ रस्ट आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी? स्ट्रिप रस्ट या येलो रस्ट आएगी। और उसके बाद जो है कौन सी रस्ट आएगी? तना रस्ट आएगी। आप इसको नोट डाउन कीजिए। और जो तना रस्ट होती है इसे ही हम टिलर डिजीज भी कहते हैं। टिलर डिजीज, तना रस्ट जो वाली रहती है इसको हम टिलर डिजीज कहते हैं। और इसमें क्या है, एक पाउडर जैसा, इसमें जो पत्तियां होती हैं उनमें जो धब्बे बन जाते हैं, और ये धब्बे जो रहते हैं वो पाउडर काले पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो क्या धब्बे बनते हैं और उसके बाद ये धब्बे क्या होते हैं? काले पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, या सॉरी वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर इनके बारे में और जो है चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार का रहता है, वो हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया। अब देखो, ये इस प्रकार की रस्ट रहती हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। ब्लैक रस्ट इस प्रकार की रहती है जिसे हम स्टेम रस्ट कहते हैं। स्टेम रस्ट, है ना। ब्लैक रस्ट को क्या कहते हैं? स्टेम रस्ट। तो ये देखिए, ये इस प्रकार की रहती है। देखो, सबका अटैक सब पे होता है, तना हो, पत्ती हो, स्ट्रिप हो, लेकिन समय कब ये रस्ट आ रही है उसके अनुसार और क्या इसका कॉजल ऑरिजिन जो रहता है उसके आधार पर जो है इसका दूसरा नाम है। अब देखिए, येलो रस्ट जिसे हमने क्या कहा है? स्ट्रिप रस्ट कहा है। स्ट्रिप रस्ट, है ना। ये देखो कुछ इस प्रकार की रहती है। ब्राउन रस्ट की बात करें तो इसको हमने क्या कहा है? लीफ रस्ट कहा है। तो ये कुछ इस प्रकार की लगभग सेम सी जो है आपको दिखाई देती हैं, याद रखें। चलिए, अब देखो यहाँ पर जो है कुछ ज़रूरी चीज़ हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या रहती है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन तीनों रस्टों को फैलने की फेवरेबल कंडीशन। तो इसमें हम लिखें रस्ट रोड के फैलने की अनुकूल परिस्थिति। कि भाई कौन सी परिस्थिति रहेंगी? अनुकूल परिस्थितियां। कि जब ये रोड ज़्यादा प्रकोप में होगा, ऐसा क्या होगा वातावरण में जब इस रोड का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा? मैं बात करता हूँ ब्लैक और ब्राउन रस्ट की, तना रस्ट, और बात करता हूँ पत्ती रस्ट की। पत्ती रस्ट जो मैंने अभी तीसरे प्रकार की आपको बताई। इसके लिए जो अनुकूल चाहिए, इसके लिए जो है अनुकूल चाहिए तना रस्ट और पत्ती रस्ट के लिए अनुकूल क्या चाहिए? एक तो इसमें तापमान चाहिए। तापमान कितना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? तापमान चाहिए। किसके लिए? तना रस्ट के लिए और पत्ती रस्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन। यानी कि ये रस्ट का प्रकोप जब टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होगा तब ज़्यादा जो है फैला रहेगा, इसका जो है फैलना रहेगा। और एक पूछी जाती है आर्द्रता। यदि वातावरण में आर्द्रता 85% है, 85% है तब, और कब की बात है ये? नवंबर दिसंबर में।
यदि नवंबर दिसंबर में ऐसा हो रहा है कि जो तापमान है वो कितना है भाई 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है और आर्द्रता कितनी है 85 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दोनों की दोनों परिस्थितियाँ फेवरेबल होती हैं किसके लिए, तना रस्ट या पत्ती रस्ट के लिए। कौन सी रस्ट, तना जिसे स्टेम रस्ट कहते हैं, पत्ती रस्ट जिसे लीफ रस्ट कहते हैं। लेकिन एक आपकी जो है बच गई येलो रस्ट, येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट, येलो या स्ट्रिप के लिए जो है तापमान जो फेवरेबल रहता है वो 10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखें 10 डिग्री सेल्सियस से कम जो तापमान रहता है वो फेवरेबल होता है किसके लिए, येलो रस्ट के लिए और स्ट्रिप रस्ट के लिए। येलो रस्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रिप रस्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये फेवरेबल कंडीशन भी आप जो है जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिया नोट डाउन, कर लिया, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करें, है ना। अब देखिए, अब समझिए बात को और देखते हैं। अब हमने इसका रोड जनक के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। रोड जनक, इसका जो रोड जनक है, रोड जनक वो क्या बताया मैंने, पटसिनिया बताया था। सभी में अलग अलग होता है तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, पटसिनिया स्पीसीज। और पटसिनिया स्पीसीज के बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस पहला बिंदु, इस रोड जनक के बारे में यदि बात करें तो यह ओवलीडेट, यह ओवलीडेट पैरासाइट होता है। कैसा होता है, ओवलीडेट पैरासाइट होता है। यानी कि हम इसको बारे में यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा होता है भाई, ओवलीडेट पैरासाइट, और इसको हिंदी में कहेंगे विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी, थोड़ा हिंदी देखनी पड़ती है भाई, है ना, थोड़ा सा। तो विकल्पी परजीवी कहेंगे। इसका मतलब ये है कि यह आश्रित रहता है दूसरों पर, है ना। और विकल्पी परजीवी का मतलब ये है कि दूसरे पर आश्रित, ये और भी इसके पास जो है विकल्प रहते हैं, ध्यान रखें इसका। तो विकल्पी परजीवी होता है कौन, पटसिनिया स्पीसीज जो रहती है वो रहती है। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद जो है बात करें इस पटसिनिया स्पीसीज के बारे में, और यदि बात करें तो यह विषमपोषी रस्ट है। विषमपोषी को इंग्लिश में कहेंगे हेट्रोसियस रस्ट, विषमपोषी रस्ट है। अब देखिए विषमपोषी का मतलब समझिए, विषमपोषी का मतलब है कि ये दो इसके जो हैं पोषी पादप होते हैं। अर्थात हम इसको कह सकते हैं, अर्थात पटसिनिया क्या काम कर रहा है, ये पटसिनिया एक कवक है जो गेहूं में एक रोड पैदा कर रही है, जिस रोड का नाम क्या है, टिक्ट रोड होता है। तो अर्थात पटसिनिया के दो पोषी पादप होते हैं, दो पोषी पादप होते हैं। कि भाई दो पोषी पादप का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, जब गेहूं नहीं रहेगा तब ये अपना जीवन यापन एक बारबरी प्लांट होता है उस पर करता है, दो पोषी पादप। अब दो पोषी पादप कौन कौन से हैं ये भी हम नोट डाउन कर लें। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि दो पोषी पादप, एक तो क्या है गेहूं पर आश्रित रहती है, एक रहती है बारबरी प्लांट, बारबरी पादप। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है ये एकांतरपोषी होता है, एकांतरपोषी। अगर आपसे पूछा जाए कि पटसिनिया का एकांतरपोषी पादप कौन सा है, तब आपको बताना है बारबरी होता है, यानी कि अल्टरनेट होस्ट प्लांट। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, बारबरी होता है, याद रखें। और गेहूं इसका जो है मुख्य पोषी जो है, हम कह सकते हैं कि मुख्य पोषी पादप जो है कौन सा होता है, गेहूं होता है। जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो यही जो पटसिनिया जो रहता है, ये जो पटसिनिया जो कवक है वो किस पर चली जाती है, बारबरी पर चली जाती है, और बारबरी पर अपना जीवन यापन करती है। जैसे ही फसल दोबारा से उगाई जाती है खेत में, तो वापस से वो बारबरी से आकर जो है किस पर अटैक कर देती है, गेहूं पर अटैक कर देती है। ये आपको याद रखना है, तो यहाँ पर ये नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं समझने की। जब देखो यहाँ पर जो है स्पोर बनते हैं,
इसके जो हैं इसके 5 स्पोर बनते हैं। याद रखें, पटसीनिया के 5 स्पोर रहते हैं, 5 स्पोर रहते हैं, है ना। 5 स्पोर की बात करें तो 5 स्पोर में जो कौन कौन से रहते हैं डियर स्टूडेंट, एक तो रहता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिटिनियो स्पोर से, पिटिनियो स्पोर, है ना। पिटिनियो स्पोर के बाद जो है बनता है, कौन सा बनता है, एसियो स्पोर बनता है, एसियो स्पोर। यहाँ थोड़ा झटझट हम रहेगी, समझाने के लिए मैं इसको अगले पेज पे लिखूंगा, है ना। चलिए, आप सबसे पहले वीडियो पॉज करें और उसके बाद जो है इसको आप लिखिए वीडियो पॉज करके। क्लियर है कि भाई साहब रोगजनक जो पटसीनिया होता है वो विकल्पी परजीवी होता है और विषमपोषी रस्ट होती है। यहाँ पर नोट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट करके एक लाइन कि अलसी, अलसी में भी रस्ट लगती है, जो लाइन सीड होता है अल्सीटी रस्ट, अल्सीटी रस्ट ऑटोशियस होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वयंपोषी, स्वयंपोषी या एटलपोषी, एटलपोषी, एटलपोषी होती है। याद रखें, अलसी क्योंकि रस्ट 2 जगह लगती है, एक तो गेहूं में रस्ट का प्रकोप रस्ट लगती है, और एक अलसी, अलसी जब फसल में आपको पढ़ाऊंगा उसमें भी रस्ट बताऊंगा, उसकी जो रस्ट होती है वो एटलपोषी होती है। अलसी की रस्ट का नाम होता है मेलोमसोरा लिनी, मेलोमसोरा लिनी, ठीक है, याद रखें। तो ये अल्सीटी रस्ट होती है, यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि अल्सीटी रस्ट कैसी होती है, एटलपोषी होती है, यानी कि केवल और केवल अलसी पर अपना जीवन यापन करती है, जबकि जो पटसीनिया जो हैं, जो गेहूं के साथ साथ बारबरी दोनों प्लांट पर जो है अपना जीवन यापन करती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप नोट डाउन कर दिया होगा आपने, वीडियो पॉज कर रहे। अब मैं आपको बता रहा था कि इसमें 5 स्पोर बनते हैं, पटसीनिया के 5 स्पोर होते हैं, है ना। तो पटसीनिया के 5 स्पोर होते हैं। सबसे पहला है पिटिनियो स्पोर, पिटिनियो स्पोर, ठीक है, एक तो ये बनता है, और एक इसके बाद जब पिटिनियो स्पोर से क्या बनता है, एसियो स्पोर, एसियो स्पोर। ये दोनों के दोनों जो हैं, दोनों बनते हैं बारबरी पौधे पर। किस पर बनते हैं, बारबरी पौधे पर। यदि आपसे कोई पूछे कि एसियो स्पोर किस पर बनता है, बारबरी पर, और पिटिनियो स्पोर किस पर बनता है, बारबरी पर, यानी कि हम कह सकते हैं पा, पा, पा मतलब पिटिनियो, और ए मतलब जो है एसियो स्पोर। पा किस पर बनते हैं, बारबरी पौधे पर। अब क्या होता है, ये जो एसियो स्पोर होता है ये अटैक करता है, अटैक किस पर करता है, गेहूं पौधे पर, गेहूं पर। किस पर अटैक किया इसने, गेहूं पर अटैक किया। और जब गेहूं पर अटैक करता है तो गेहूं पर अटैक करने के बाद जो एसियो स्पोर की जो है, एसियो स्पोर जो रहता है वो यूरेडो स्पोर में, यूरेडो स्पोर बनाता है। सबसे पहले क्या बनता है, यूरेडो स्पोर, ये तीसरे नंबर का जो है हम कह सकते हैं। सबसे पिटिनियो स्पोर हो गया, एसियो स्पोर हो गया। एसियो स्पोर का अटैक किस पे होता है, गेहूं पे होता है, और यूरेडो स्पोर बनाता है, और यूरेडो स्पोर वापस से अटैक करता है गेहूं पर। याद रखें, यूरेडो स्पोर जो रहता है वो वापस से अटैक करता है, किस पर करता है भाई, गेहूं पर अटैक करता है। मतलब गेहूं का अटैक, गेहूं पर संक्रमण करने वाले या इस रस्ट को फैलाने वाले 2 स्पोर हैं। एक तो एसियो स्पोर है जो कहाँ से आता है, बारबरी पौधे से आता है, प्राथमिक संक्रमण होता है। दूसरा, जब एसियो स्पोर का अटैक होता है तो इससे क्या बनते हैं, गेहूं पर जो पटसीनिया के कौन से स्पोर बनते हैं, यूरेडो स्पोर बनते हैं। और यूरेडो स्पोर जब बनते हैं तो एक गेहूं के पौधे पर बने तो दूसरे गेहूं के पौधे को हम कह सकते हैं, दूसरे गेहूं के पौधे में क्या करते हैं, अटैक करते हैं। एनुदर जो गेहूं का जो पौधा होता है उस पर अटैक करते हैं और वहाँ पर जो है रोग फैलाते हैं। कौन सा, यूरेडो स्पोर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रेपिटिन स्पोर है ये कैसा है, रिपिटिन,
रिपीटिन स्पोर, है ना, ये रिपीट हो रहा है तो रिपीटिन स्पोर है। फिर उसके बाद यूरिडोस्पोर से जब ये अटैक कर देता है तो इसके बाद जो है चौथे नंबर का जो है बनता है टेलियोस्पोर। कौन सा बनता है? टेलियोस्पोर। और टेलियोस्पोर जो है चौथे नंबर का बनता है, तो इसके बाद बनता है बेसिडियोस्पोर। ये सब गेहूं पर बनते हैं, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। और बेसिडियोस्पोर वापस से अटैक करता है किस पर? अटैक बारबरी पर। और बारबरी पे फिर क्या बनता है? पिटनियोस्पोर बनता है, पिटनियो से एसियो। ये साइकिल जो है चलती रहती है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि भाई साहब कौन सा स्पोर आपसे पूछा जाए, कौन सा स्पोर किस पर बन रहा है, तो याद रखें पा तो बनते हैं बारबरी पर। और यूटीबी एक्शन आपने नाम सुना होगा चैनल का, ये बनता है गेहूं पर, है ना। पी मतलब पिटनियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ठीक है। एसियोस्पोर का अटैक किस पर? गेहूं पर। और बेसिडियोस्पोर का बारबरी पर। लास्ट वाले जो हैं उनका अटैक रहता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप जो है ये भी आप नोट डाउन करें। चलिए भाई, ये आप जो है नोट डाउन करें जल्दी से। ये पटसिनिया स्पीसीज के जो 5 स्पोर हैं उसके बारे में है, ठीक है। फिर और देखते हैं इसमें। अब पटसिनिया का नियंत्रण देख लेते हैं। नियंत्रण कि पटसिनिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नियंत्रण करने के लिए मैनकोजेब क्या है? कवकनाशी है। मैनकोजेब का छिड़काव आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बीटावेट्स ये भी एक कवकनाशी होता है। बीटावेट्स का भी उपयोग जो है आप कर सकते हो। जैसे इस बीटावेट्स का नाम होता है ऑर्जी टारवोट्सिन, इसका आप उपयोग कर सकते हो। और एक और कर सकते हो सल्फर डस्ट का उपयोग कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? इनका आप उपयोग कर सकते हो। फिर लास्ट एक नोट डाल के आपको लिखना है कि जो केसी मेहता ये साइंटिस्ट हैं, इनको भारत में गेहूं के कीट रोग का जनक कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि कीट रोग का जनक क्या है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कीट रोग पर सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए व्हीट रस्ट पर, तो ये केसी मेहता हैं जो एक माइटोलॉजिस्ट हैं। माइटोलॉजिस्ट है ना, माइटोलॉजिस्ट मतलब कवकों का अध्ययन करने वाले। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए। तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है कौन सा रोड? चलिए भाई, ये आपका रस्ट रोड है, रॉली रोड है, वो कंप्लीट होता है। 3 प्रकार की रॉली मैंने आपको बताई है। पटसिनिया ड्रेमनेस ट्रेटिसाई, पटसिनिया स्ट्राइफॉर्मिस के कारण होती है, और पटसिनिया रेटोंडेडा के कारण होती है। तो ये आपको जो है एज इट इज़ पूरा का पूरा चार्ट रटना है। ये इनके जो है बता दिए। अनुकूल परिस्थितियाँ मैंने आपको बता दी, साथ में पटसिनिया स्पीसीज के बारे में भी बता दी थी। इसके 2 होस्ट प्लांट होते हैं, एक गेहूँ होता है, एक बारबरी होता है। फिर इसके स्पोर के बारे में और केसी मेहता जी के बारे में बता दिया। अब आगे जो है अगला जो रोड है वो है आपका लूज स्मट ऑफ वीट, है ना। कौन सा रोड है भाई? लूज स्मट ऑफ वीट। तो इसका कोई देख लेते हैं। तो हेडिंग डालें भाई। दूसरा है अनावृत गेहूं का अनावृत कंडवा रोड, और इंग्लिश में भी जरूर लिखना आप लूज स्मट ऑफ वीट। तो देखो लूज स्मट ऑफ वीट, अनावृत गेहूं का अनावृत कंडवा रोड। इस रोड में आप देख पा रहे होंगे, इस रोड में जो बाली है यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि एकदम
जो इसका जब अटैक होता है तो पाउडर सा बन जाता है। पाउडर जो है कैसा पाउडर, ब्लैक पाउडर। जो दाने होते हैं दाने की जगह ब्लैक पाउडर बन जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है, यानी कि काला पाउडर बन जाता है। उन दानों की जगह जो है दाने भी काले हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, लूज स्मट ऑफ बीट के कारण होता है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, पहला क्वेश्चन आता है कि इसका जो रोड जनक है वो क्या है। तो इसका जो रोड जनक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्टिलाडो न्यूडा ट्रिटिसाई, अस्टिलाडो न्यूडा ट्रिटिसाई। ध्यान रखें, इसका जो रोड जनक होता है, अनावृत कंडवा रोग का रोड जनक क्या होता है, अस्टिलाडो न्यूडा ट्रिटिसाई नामक कवक, इसका रोड जनक होता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि लूज स्मट ऑफ बीट से। दूसरा आता है ये जो कवक होता है, जब कवक जो है अटैक करता है पुष्पत्रम पर, किस पर अटैक करता है, पुष्पत्रम पर करता है। पुष्पत्रम मतलब बाली पर अटैक करता है। और जब बाली पर अटैक करता है तो ये पाउडर जैसा पदार्थ, बाली में पाउडर जैसा पदार्थ जो है ब्लैक सूटी पाउडर बनाता है। तो जब काला, इवन इसका जो कवक जो होता है ये बीज के अंदर भी चला जाता है। तो बीज के अंदर चला जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। फिर हम जब उसी बीज से हम बुवाई करते हैं तो यह उस बीज के साथ फिर से ये रोड आ जाता है। कुल मिला के बात कहें तो ये बीज के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर जो है रोड, अगले जब उस बीज की बुवाई करते हैं तो रोड पैदा करता है। तो इसलिए यह हम कह सकते हैं कि यह रोड इंटरनली यह एक अंत बीजोड़ रोड है। कैसा रोड है भाई, अंत बीजोड़ रोड। तो ये मोस्ट फेमस है इंटरनली सीड। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है कि जहाँ से ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इंटरनली सीड बॉर्न आपसे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज कौन सी है, तो गेहूँ की लूज स्मट ऑफ बीट होती है। और इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज पैदा करने वाला रोग जनक कौन सा होता है, अस्टिलाडो न्यूडा ट्रिटिसाई होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब काला पाउडर, ये रोग के लक्षण भी बता दिए। अब बात करते हैं नियंत्रण की। तो नियंत्रण में सबसे पहला जो नियंत्रण होता है, तो भाई बीज के अंदर इसमें जो है जो कवक होता है वो बीज के अंदर चला जाता है। तो ऑब्वियसली बात है अपने को जरूरी है बीज उपचार करना। और बीज उपचार के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बीटा वेट्स का आप उपयोग कर सकते हो, है ना। बीज उपचार के लिए किसके द्वारा, बीटा वेट्स जो एक कवकनाशी है। और क्या कर सकते हो, जो बीज है उनका सौर ताप उपचार कर सकते हो, सौर ताप उपचार। सीधी सी बात है, सूर्य के द्वारा जो है उपचार कर सकते हो ताकि जो कवक होती है वो कवक मर जाए, वो कवक जो है बिल्कुल मर जाए, है ना। तो सोलर हीट ट्रीटमेंट, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलर हीट ट्रीटमेंट। आपने गेहूं को एकदम खुला रख दिया, तेज धूप में रख दिया, तो उससे जो रोग जनक होता है इसके ये खत्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि सौर ताप उपचार का उपयोग किस रोग के नियंत्रण में करते हैं, तो अनावृत कंडवा के रोग में। और इस उपचार को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, लथुरा एवं सत्तार। याद रखें, इसको देने वाले कौन हैं, लथुरा एवं सत्तार ने। और डिफरेंट बुक में डिफरेंट जो है दिया हुआ है ना। लेकिन आपको जो मानना है, सत्तार ने 1953 में दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है भाई सौर ताप उपचार के बाद आता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म ताप उपचार, गर्म जल उपचार। सीधी सी बात है, आपने क्या है, आपको पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद जो है कितने पानी गर्म, और गर्म कितने पर करना है, 50 से 54 डिग्री सेल्सियस तक। और इस पर जो है आपको क्या करना है, 10 मिनट के लिए बीज डालने हैं, है ना। तो ये गर्म उपचार हो जाएगा, गर्म जल उपचार, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। क्लियर है यहाँ तक। तो लिखे भाई अनावृत कंडवा रोग, इसका रोग जनक अस्टिलाडो न्यूडा ट्रिटिसाई। वीडियो पॉज करके आप लिखें। इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है,
है ना, बीज के अंदर जो है ये जो कवट होता है, कवट का जो माइसिलियम होता है बीज के अंदर चला जाता है, और जब इसी बीज को वापस से बोया जाता है तो ये रोड फिर से आ जाता है। नियंत्रण करना है तो बीज उपचार कर दो, सौर ताप उपचार कर दो, गर्म जल उपचार कर दो। सौर ताप उपचार को किसने दिया? लथुरा और सत्तार ने दिया था। तो ये लिखिए आप इसको, है ना, लिख लिया आपने। चलिए अब देखते हैं अगला रोड, है ना, अगला रोड देखते हैं कर्नाल बंट ऑफ व्हीट। देखो ये अगला रोड है कर्नाल बंट, तीसरा नंबर का कर्नाल बंट रोड। अब कर्नाल बंट रोड भाई सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाल बंट रोड जो है किस फसल में होता है? गेहूं की फसल में होता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इस कर्नाल बंट का रोड जनक कौन है? तो रोड जनक कौन होता है डियर स्टूडेंट? नेवोसिया इंडिका। क्या रोड जनक होता है? नेवोसिया इंडिका होता है। नेवोसिया इंडिका इसका रोड जनक होता है। या नेवोसिया इंडिका के अलावा जो हम कह सकते हैं टिलेशिया इंडिका, या क्या होता है? टिलेशिया इंडिका। ऑप्शन में अगर नेवोसिया इंडिका ना मिले तो टिलेशिया इंडिका मिलेगा। जो एक कवट है, क्या है भाई? ये भी एक कवट होता है। तो कर्नाल बंट रोड जो एक गेहूं का रोड है वो किससे हो रहा है? नेवोसिया इंडिका से हो रहा है। और अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इस रोड को खोज करता कौन है? इस रोड के खोज करता कौन है? तो ये 1931 में मित्रा के द्वारा, किसके द्वारा? मित्रा ने 1931 में कर्नाल में खोजा, कर्नाल में देखा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि किसने भाई 1931 में जो है किसने? मित्रा ने। और ये देखो, आप देखो यहाँ पर ब्लैक सा पाउडर, ये जो पुस्त्रम होता है, पुस्त्रम कह दो या इसकी जो है बाली कह दो, बाली में ब्लैक सूटी पाउडर, ब्लैक सूटी पाउडर बन जाता है, पाउडर, है ना, ब्लैक सूटी पाउडर जो है बन जाता है, जो बाली होती है। और इस रोग की एक खास बात है, इस रोग का मुख्य लक्षण क्या होता है? एक लक्षण है इस रोग का, यानी कि सिम्टम्स इस रोग का वो क्या है कि जब किसी खेत में, किसी गेहूं के खेत में जो है कर्नाल बंट हो गया है तो उसमें से, उस खेत में से सड़ी हुई मछली के समान जो है गंध आती है। यह इस रोग का हम कह सकते हैं कि मुख्य लक्षण है, ताकि आप पहचान पाते हैं कि कर्नाल बंट रोग हो गया है। तो लक्षण है सबसे पहला क्या है? सड़ी हुई मछली के समान, सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है, गंध आती है। और ये किस रोग में होता है? कर्नाल बंट में होता है। और ये मछली के समान जो गंध आती है वो एक रसायन के कारण आती है, जिसका कारण ट्राईमिथाइल एमाइन रसायन है, ट्राईमिथाइल एमाइन रसायन है। तो ध्यान रखना है आपको, सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है जिसका कारण ट्राईमिथाइल एमाइन जो है रसायन है। और इस रोग में दूसरा लक्षण क्या हो गया कि पुस्त्रम में, या जो बाली है, बाली में ब्लैक सूटी पाउडर का बनना, है ना, जिसके कारण जो है गंध आती है। तो ध्यान रखें, कर्नाल बंट ऑफ वो रोग जो है गेहूं का है। तो इसको जो है वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करें। चलिए फिर उसके बाद और देखते हैं, लिख लिया आपने? चलिए और जो है देखते हैं भाई, और रोड, उनके केवल नाम और उनके रोड जनक लिखेंगे, केवल नाम और रोड जनक लिखेंगे। अगला रोड है गेहूं का टुंडू रोड, टुंडू रोड कह दो, या सेहू कह दो, या येलो ईयर रॉट कह दो। एक ही बात है, टुंडू कह दो, सेहू कह दो, येलो ईयर रॉट डिजीज कह दो। ये जो रोग होता है गेहूं में लगता है, इसका जो रोग जनक होता है, आपसे पूछा जाएगा इसका रोग जनक। तो इसका रोग जनक जो है जीवाणु
जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया प्लस सूत्रकृमि, सूत्रकृमि, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेमेटोड, है ना। सूत्रकृमि, इन दोनों की वजह से गेहूं का ऐसा रोग जो जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों की वजह से होता है उसका क्या नाम है, टुंडू रोग या सेऊ रोग या येलो ईयर रोग होता है। और जो जीवाणु है, जीवाणु का यदि आपसे कोई नाम पूछ ले कि कौन सा जीवाणु है जिसके कारण ये रोग हो रहा है, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई, कौन सा भाई, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई के कारण जो है ये रोग हो रहा है। सूत्रकृमि की बात करते हैं, सूत्रकृमि का नाम क्या है, जिसकी वजह से एंड्विना ट्रिटिसाई, एंड्विना ट्रिटिसाई इसके कारण हो रहा है ना। एंड्विना ट्रिटिसाई वही है जो नीदम के द्वारा, एक वैज्ञानिक हुए थे नीदम, 1743 की बात है, 1743 में नीदम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले नेमेटोड के द्वारा होने वाली जो बीमारी का पता लगाया था वो थी व्हीट सीड राल। और उस बीमारी में जिस नेमेटोड का पता लगाया था उस नेमेटोड का नाम था एंड्विना ट्रिटिसाई, ठीक है। तो एंड्विना ट्रिटिसाई पहला खोजा गया नेमेटोड है, क्या है भाई, पहला खोजा गया। तो याद रखें, ये भी नोट डाल के हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, एंड्विना ट्रिटिसाई सर्वप्रथम खोजा गया सूत्रकृमि यानी कि नेमेटोड है जो, सूत्रकृमि नेमेटोड है जो, यानी कि एंड्विना ट्रिटिसाई जो है सर्वप्रथम खोजा गया सूत्रकृमि है जो गेहूं में व्हीट सीड डाल, जो गेहूं में व्हीट सीड डाल रोग पैदा करने, या हम कह सकते हैं रोग फैलाने या रोग करने, है ना। जो गेहूं में बीट सीड डाल रोग करने या बीट सीड डाल रोग करता है, ऐसा कह सकते हैं, करता है ना। और इसको किसने सर्वप्रथम जो है बताया था, ये बताया था नीदम ने 1743 में, याद रखें 1743 में खोजा था व्हीट सीड डाल में, एंड्विना ट्रिटिसाई को बताया था, पहला नेमेटोड जनित बीमारी थी जो नीदम ने खोजी थी, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद और भी है, और गेहूं का रोग क्या है, अगला ईयर कॉटल, जो नेमेटोड होते हैं, नेमेटोड का अटैक जो है सर्वप्रथम जड़ों, सबसे ज़्यादा जो नेमेटोड होते हैं, नेमेटोड का अटैक होता है जड़ों पर जो है सबसे ज़्यादा जो ज़मीन के अंदर के जो पार्ट होते हैं उन पर जो अटैक होता है नेमेटोड का, याद रखें। तो इसमें ईयर कॉटल की बात करें तो ईयर कॉटल किससे होता है, एंड्विना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि से, याद रखें किससे हो रहा है, एंड्विना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि से यह रोग होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा जड़ों को, जो ये जो रोग होते हैं ये जड़ों को हानि पहुँचाते हैं, जो सूत्रकृमि के द्वारा कोई भी रोग हो रहा है वो जड़ों को हानि पहुँचाता है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए और भी हैं, और भी रोग देखेंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करें। और देखते हैं और क्या है, अगला रोग है इसके बाद रोग है मौल्या रोग। मौल्या रोग, ये भी गेहूं का मौल्या रोग जो होता है ये भी एक सूत्रकृमि के द्वारा होता है, हेट्रोडेरा एविनी जो है सूत्रकृमि द्वारा। और आपके सिलेबस में सूत्रकृमि नहीं है अभी, तो हेट्रोडेरा एविनी सूत्रकृमि द्वारा, है ना, जिसे हम कहते हैं सिस्ट नेमेटोड,
क्या कहते हो भाई, सिस्ट नेमेटोड जो है हम कहते हैं, याद रखें क्या कहते हो, सिस्ट नेमेटोड हेट्रोडेरा एविनी, जो एक सिस्ट नेमेटोड होता है इसके कारण कौन सा रोग होता है, मोलिया रोग होता है। फिर उसके बाद आ जाइए फ्लैग स्मट, अगला रोग है 7 नंबर फ्लैग स्मट। केवल आपको टोजल ऑर्गेनिज्म इसके नाम याद रखने हैं, फ्लैग स्मट। फ्लैग स्मट का यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई, यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई, यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई जो है इसका रोग जनक होता है, जो एक कवट होता है। यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई क्या है, कवट है। फिर उसके बाद आता है 8 नंबर हिलबंट, एक और डिजीज होती है इसमें कर्नाल बंट के जैसे हिलबंट, जिसे स्टिंटिन डिजीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टिंटिन डिजीज कहते हैं। ये भी गेहूँ में लगने वाली जो है हिलबंट जो डिजीज है, स्टिंटिन स्मट कहते हैं, इसे स्टिंटिन स्मट डिजीज कहते हैं। हिलबंट कह दो या स्टिंटिन स्मट कह दो। जो टिलेसिया एरीज, थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, टिलेसिया एरीज, टेरीज है ना, टिलेसिया टेरीज या टिलेसिया फोएटिडा, फोएटिडा के कारण जो है हिलबंट होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले, पाउडरी मिल्डू, एरिसाइफी ग्रेमनिस, पाउडरी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू गेहूँ का यदि पाउडरी मिल्डू आपसे कोई पूछ ले, इसको हिंदी में क्या कहते हो, छाछा रोग, और क्या कहते हैं इसे हिंदी में, चूंडिल आस्था रोग। क्या कहते हो, चूंडिल आस्था रोग। तो ये जो पाउडरी मिल्डू होता है ये किसके कारण होता है, एरिसाइफी ग्रेमनिस, एरिसाइफी ग्रेमिनिस, और वेराइटी होती है ट्रिटिसाई। वेराइटी कौन सी होती है, ट्रिटिसी। क्लियर है यहाँ तक, ये इसके कारण होता है। लीफ ब्लाइट अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना, एक और होती है लीफ ब्लाइट यानी कि पत्ती झुलसा, क्या कहेंगे हिंदी में, पत्ती झुलसा रोग। और यह रोग जो है किसके कारण होता है डियर स्टूडेंट, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। क्या है, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना, इसके कारण यह रोग होता है। तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए नोट डाउन करें भाई, और देख लेते हैं कुछ आपका छूटा तो नहीं है इसमें। चलिए बाकी गेहूं में थोड़ा सा याद रखना, गेहूं का जब भंडारण करते हैं तो भंडारण करते समय जो है नमी चाहिए वो 10 से 15 जो है % नमी चाहिए, वरना बीमारियों को अटैक हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। वीडियो पॉज करें और इसको लिखें भाई, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके जो हैं रोड जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। रोड आपके 10 रोड जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा था भाई, गेहूं की रौली था। ये फिर ये कंप्लीट जो आप देख लेना, मैंने पूरा आपको साथ में वीडियो भी मैं आप ये PDF भी डाल दूंगा। तो ये आपके जो गेहूं के जो रोड हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब गेहूं आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर भी एटा सी लाइन, एटा सा पॉइंट यदि बच जाता है तो उसमें मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको कवर अप करा दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो गेहूं का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।